हमारे साथ जो शख्सियत, जो व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सरमन सिंह, वो एक बहुत ही इमिनेंट पर्सनैलिटी हैं मेडिकल फील्ड की, भारत की। सिर्फ मैं इसको मध्य प्रदेश की सरहद तक ही सीमित नहीं करूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन से उनका जुड़ाव रहा है, न सिर्फ एक विद्यार्थी के तौर पर, बल्कि बाद में जब वो एक प्रशिक्षित चिकित्सक के तौर पर काम कर रहे थे, तब भी वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने लखनऊ से MBBS किया, जो नामचीन मेडिकल कॉलेज है देश का, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन PGI चंडीगढ़ से किया, और उसके बाद 30 साल के आसपास, यानी 3 दशक तक, 30 इयर्स, उन्होंने दिल्ली आयुर्विज्ञान संस्थान में बतौर चिकित्सक अपनी सेवाएं दी, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को उन्होंने हेड किया। और यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती है। वर्तमान में वो हमारे देश के जो नामचीन एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, उसकी भोपाल इकाई को वो हेड कर रहे हैं, और इसके साथ वो कई मेडिकल जर्नल्स हैं, उनकी 6 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। कई मेडिकल जर्नल्स उनके संपादन में निकलते हैं, जिनमें एक अमेरिका से भी शामिल है। तो मुलाकात करिए डॉक्टर सरमन सिंह से। सर, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, हम सबकी यही जिज्ञासा है मन में, क्या हम ये कहें कि कोरोना से लड़ाई को लेकर हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं, हाफ वे हम तय कर चुके हैं, या अभी ये कहना जल्दबाजी होगा? कहाँ आप पाते हैं आज, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ सर, हमारी जो सिचुएशन है, और अगर आप इसको एक ग्लोबल सिनेरियो पर भी देखते हैं तो कोरोना के खिलाफ ये जो जंग है, आज हम कहाँ खड़े हैं सर? जी शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी शायद हम आधा रास्ता, बहुत मुश्किल है कहना, अभी शायद बहुत पीछे हैं आधे रास्ता से भी, अगर जी हम जी इंडिया की, सारे भारत की और सारे दुनिया की बात करें। बिकॉज बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां जी। पर बहुत सारे प्लेटू आ चुका है, मीन्स जिसको हम पीक कहते हैं। बहुत सारे कंट्रीज पीक पर जा चुके हैं, स्टेट्स भी बहुत सारे पीक पर जा चुके हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स, इंडिया के हम बात करें या बहुत सारे कंट्री ग्लोबली हम बात करें, तो अभी उनमें बहुत आगे अनफॉर्चुनेट जो इसके केसेस आएंगे और एपिडेमिक बहुत आगे तक जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, और बार बार ये WHO ने भी कहा है, हम लोगों ने भी कहा है कि अभी जैसे कुछ स्टेट, हम अगर देश की बात करें तो उसमें हमारा जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, ये जो अभी स्टेट, इनमें अनफॉर्चुनेटली जितनी अभी सुविधाएं भी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उतनी नहीं है। दिल्ली ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया, बट बहुत सारे स्टेट्स अभी ऐसे हैं जहां पर कि अभी बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली केसेस बढ़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश को हम कह सकते हैं कि वी वर फॉर्चुनेट कि काफी हमने कंट्रोल किया मध्य प्रदेश में। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ भी क्या हो गया, हमने कई अपने जो पिछली बातों में अखबार के माध्यम से भी या दूसरे माध्यम से हमने कहा कि कहीं ना कहीं हम, जब लॉकडाउन हुआ और जब लोगों को पता चला कि सब कुछ खुल गया है, तो हम कंप्लेसेंसी बहुत आ गई, और हम लोगों ने, मध्य प्रदेश की जनता ने भी बिल्कुल अपने आप को खुला छोड़ दिया। और वो दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश जो बहुत अच्छा कर रहा था, वो दुर्भाग्य से फिर दोबारा से इसमें स्पट में आ गया। बिल्कुल तो डॉक्टर अभी साहब, हम एक नहीं कह सकते। जी जी जी, मैं एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि दुनिया की भी कई कंट्रीज़ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ ये फिर सर उठाने लगता है। कुछ स्टेट्स ऐसे थे, बेंगलुरु में 3 हफ्ते तक बिल्कुल ऐसा लगता था कि कोरोना पूरी तरह नियंत्रित है। बेंगलुरु में बहुत बड़ी संख्या में मामले सामने आने लगे। इसके पीछे आप कारण क्या देखते हैं? क्या ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो एक बड़ा सवाल है, क्या हम माने कि भारत में हम उसके दरवाजे पर खड़े हैं, या अभी ये कहना जल्दबाजी होगी? अभी हम जो जिसको हर्ड इम्यूनिटी या जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं, वो एक्चुअली कम्युनिटी ट्रांसमिशन जब होता है तो उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अभी तक हम उस स्थिति में नहीं है, और यही कारण है कि जैसे आपने उदाहरण दिया, बेंगलोर का ही नहीं, सारे कर्नाटका का देखें और आंध्रा में देखें, इतने केस एकदम सडनली बढ़े। इसी तरह से हम देखेंगे कि बिहार में टेस्ट नहीं हो रहे, बट अगर बिहार में देखा जाए तो बहुत ऐसे केसेस हैं जो डायग्नोस नहीं हो पा रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, जहां पर जो टेस्ट अब शुरू हुए हैं, और अब जो लोग, पब्लिक बड़ा ओपन में कंप्लेसेंसी आ गई और सबने अपना नॉर्मल रूटीन, भीड़
कर दी शुरू। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको अवॉइड किया जा सकता था या डिले किया जा सकता। जैसे हम एग्जांपल देंगे, मैरिजेज हैं, अब जी, उसमें 2-4 महीने नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है, उनका इलेक्शन है, उनको तो करना है, बट उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए और पब्लिक का भी ध्यान रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो लोग भी नहीं ध्यान रख रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत हो गए। बिल्कुल। लोगों जी, में ये भी परसेप्शन चला गया कि नहीं, मृत्यु तो नहीं होती है, 4-5% में होती है। यस, हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने ही, एक्सपर्ट्स ने ही कहा कि बिल्कुल डरने डॉक्टर की साहब जरूरत नहीं, आप लेकिन डरना अलग आप चीज होती है, सावधानी ना रखना अलग चीज होती है। मैं रोकना चाहूँगा आपको बीच में, जी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। एक जी। कॉलर भोपाल से विशाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, बहुत संक्षेप में प्रिसाइसली अपना सवाल कीजिएगा, फोकस सवाल कीजिएगा। जी विशाल जी बोलिए। जी। हाँ, डॉक्टर साहब, मैं विशाल श्रीवास्तव बोल रहा हूँ भोपाल से, कोलार से। जी, हाँ, बोलते रहिए जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी ये कोरोना के इसमें हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, मानसिक परेशानी भी हो रही है। मेरा एक पर्सनल एक क्वेश्चन था, बाई चांस अगर किसी को होता है कोरोना और वो हॉस्पिटल या किसी चेक कराने जाता है, तो वहाँ जो पीपी किट पहने रहते हैं डॉक्टर या नर्स, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पीपी की किट में कुछ ऐसा लगा हो, उसके जर्म्स लगे और वो हमको छुए और हमें नहीं है कोरोना, तो हमें भी उसका इफेक्ट हो। ये डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपका वाजिब है क्वेश्चन, लेकिन आपने पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। कभी अगर जाके देखेंगे तो कोई हम्म। भी डॉक्टर आपको जब स्वाब लेते हैं तो टच नहीं करते। जी। बीच में यूजुअली क्यूबिकल्स बनी हुई हैं और क्यूबिकल के थ्रू ही लेते हैं या फिर उन पे सील लगी हुई है। तो जब स्वाब नाक में डाला जाता है, आपके आइडियल स्वाब होता है नाक से लेना, मुंह वाला स्वाब उतना अच्छा नहीं होता है। हम्म। नाक से जो स्वाब लिया जाता है वो ज्यादा, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो नाक से हम्म। जब लेते हैं तो कोई डॉक्टर अगर ट्रेन डॉक्टर है और अच्छी जगह से आप करा रहे हैं तो वो पेशेंट को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। तो मेरे हम्म। ख्याल से आपका जो क्वेश्चन था, वो अगर जी। कभी जाकर के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर आपको टच करेगा। और डॉक्टर साहब, मैं हेड्स ऑफ करूँगा आपको, आपकी पूरी टीम को, और इसी तरह भोपाल और मध्य प्रदेश और देश में जो मेडिकल फ्रेटर्निटी ने आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल पेश किया है, और पूरे देश में आप लोग एक ऐसे वॉरियर के तौर पर देखे जा रहे हैं जिनके प्रति, मतलब आप ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, मैं खुद आपको देखता हूँ, और उसके बाद भी आप इतने सहज रूप से आज हमारे साथ भी जुड़े हैं और लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। सर, वाकई आप लोग ईश्वर का रूप लेकर इस धरती पर हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आप सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी और पैरामेडिकल स्टाफ को। सर, आपने बहुत अच्छी बात हमसे कही कि कुछ जल्दबाजी हमने की है और ज़िम्मेदार हम ही हैं। शादियां हम टाल सकते थे, चुनाव की तैयारियां हम किसी दूसरे रूप में कर सकते थे, बर्थडे पार्टीज़ या तमाम चीज़ें, गैदरिंग, सोशल गैदरिंग हम टाल सकते थे। यानी यही वो कारण है जिसका जवाब आप और हम जो व्यूवर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो जो सोच रहे होंगे कि अचानक मामले क्यों बढ़े, तो साहब सवाल बहुत साफ, जवाब बहुत साफ है, ये आपकी और हमारी लापरवाही से बड़ा है। सर, आपने मार्च से लेकर अब तक, यानी अभी हम जुलाई के आखिरी सप्ताह में हैं, चंद दिनों बाद जुलाई समाप्त हो जाएगा, 3 दिनों बाद, आप क्या देखते हैं कोरोना को लेकर? कुछ नए तरह की चीज़ें जो आपने देखी हों और कुछ नई ऐसी बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिससे हम उससे अपना बचाव भी कर सकें और उसके लक्षणों को बहुत क्लियरली समझ भी सकें। देखिए, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आमजन को जानने के लिए भी। जैसे शुरू में जब हुआ था तो जो टिपिकल सिम्टम बताए गए थे, बुखार होता है, खांसी होती है, ड्राई कफ होता है। जी। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें देखी गई कि जैसे टेस्ट में, घर में भी अगर खाना खा रहा है कोई और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं उसको, और टेस्ट एकदम कहता है कुछ टेस्ट नहीं आ रहा या कुछ स्मेल नहीं आ रही, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। बुखार जी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, खांसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये जी। सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से ये जरूर आमजन को बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को, ये बिल्कुल जी। सही बात है कि लगभग 96%, 95% लोगों को ठीक होकर के हॉस्पिटल से आ जाएंगे, लेकिन जो लोग काफी ओबेस हैं, जो बहुत मोटे हैं, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज है, या जिनमें डायबिटीज है, या जिनको कोई लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड ले रहे हैं ल्यूपस के लिए या किसी बीमारी के लिए, ऐसे लोगों को बहुत ख्याल रखना है। और ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम कहते हैं कि कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब ये होता है कि आमजन जो हेल्दी है, उसको, बिल्कुल सही बात है कि उसको कुछ नहीं होगा अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है, लेकिन वो घर में, हो सकता है उसके घर में कोई ऐसा आदमी हो या ऐसा कोई परिजन हो, तो उसको अगर वो देगा तो उसको खतरा हो सकता है। तो ये लोग ये ना सोचें कि मैं ठीक हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा,
लेकिन ये भी समाज के लिए भी सोचें, उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती है, सब सारी जिम्मेदारी सरकारों की या डॉक्टरों की नहीं बनती है। हम हम्म। अपने आप में भी उतने ही रेस्पॉन्सिबल हैं और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह से हम लोगों को भी काम करना चाहिए। तो इस तरह से मिक्सअप मिनिमम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जैसे हम अभी हम किसी अभी हम देख रहे थे कि किसी पार्टी विशेष की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जी सभी जी। पार्टियां हैं, जैसा आपने कहा बर्थडे है, पार्टियां हैं, ट्रैवल इतना बढ़ गया एकदम। बहुत सारी ट्रैवल हम्म। ऐसी थी जिसको कहा गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था, सबने कहा, हम सब लोगों ने कहा, हर डॉक्टर ने कहा कि कोशिश कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, जब बिल्कुल बहुत ही जरूरी हो तब रहिए। मैं भी अभी 5 महीने अपने घर नहीं गया हूँ, दिल्ली में मेरी वाइफ और बेटी रहती है, लेकिन नहीं गया हूँ। तो ऐसा नहीं है, अभी आप दूसरे तरीके से आप माँ बाप से बात कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। और ये हम लोग अपने लिए खुद ही इसकी दोबारा से इस पर, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मैं खासतौर से कहूंगा, हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो साहब, जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा शेर दिल एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है कि मुझे कुछ नहीं होगा, गाड़ी 10 बार सैनिटाइज़ करता हूँ, पूरा सैनिटाइज़र से नहाता ही हूँ लगभग। मत करिए, प्लीज़ मत कीजिए, सावधान रहिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, 5 महीने खुद उनको हो गए अपने दिल्ली गए हुए, जहाँ फैमिली है उनकी। प्रतीक जी मंडलेश्वर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक जी, बहुत संक्षेप में, कम समय में अपना सवाल कीजिए। जी बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए, बोलिए बोलिए। सर, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि हमने न्यूज़पेपर में पहले पढ़ा था कि कोरोना किसी भी देश में जो इंटेक रहता है वो 4 महीने का रहता है, लेकिन जैसे कि हम भारत में देख रहे हैं लगभग 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। तो इसके क्या प्रमुख कारण है कि भारत में ही तरफ बाहर नहीं जा सका है भारत से? और नहीं साथ नहीं, ही क्या एक मिनट प्रतीक जी, एक मिनट। क्या 4 महीने क्या पढ़ा आपने अखबार में सर, कोरोना को लेकर? विंटेज जो रहता है किसी भी देश में 4 महीने हाँ। तक रहा और उसके बाद चरम सीमा इसकी नहीं नहीं सर, मुझे लगता है ये सत्य नहीं है, लेकिन इस पे आधिकारिक तौर पर डॉक्टर साहब ही रोशनी डालेंगे। जी डॉक्टर साहब। नहीं, इन्होंने कहीं पढ़ा होगा, ये बिल्कुल हाफ सत्य है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कहीं पढ़ा है इन्होंने, लेकिन हाफ सत्य है, आधा जी। सत्य है, अर्ध सत्य है। उसमें अर्ध यह है सत्य कि है। 4 महीने, अगर कोई एपिडेमिक जो आपने पढ़ा होगा वो इस तरह से पढ़ा होगा, कोई नया इन्फेक्शन आता है तो 4 महीने में अगर उसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाए, तो वो 4 महीने के बाद लगभग 60% उस देश की जनता उससे इन्फेक्ट हो जाएगी। और जब 60% से ऊपर जब जनता हो जाती है तो उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो ऑटोमेटिकली फिर वो जनता इम्यून हो जाती है उसके लिए। तो ये आधा सत्य, ये बिल्कुल सही है कि जो थ्योरेटिकली ये सही है, लेकिन हमने जब लॉकडाउन किया और हमने जिस तरह से इसको डिले किया, और डिले इसलिए किया था कि देखिए, लॉकडाउन परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इसका डिले करने का हम लोगों का, जैसे हमारा 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा था, दूसरी जगह भी कहा था, जी। लॉकडाउन सबसे इम्पोर्टेंट ये था। और जो डिले कर, जितना हम डिले करेंगे, बिकॉज रिसर्च हो रही है हम लोगों की, वैक्सीन बने, लगभग 140 लेबोरेटरी दुनिया की जो वैक्सीन पे काम कर रही हैं। तो जितना हम डिले कर पाएंगे इसको, हम वैक्सीन बना पाएंगे, जिसमें से 140 में से लगभग 12 हैं एडवांस स्टेज में जा चुकी हैं, 9 ऐसी हैं जो फेज 2 में जा चुकी हैं। केवल एक वैक्सीन 140 में से ऐसी है जो कि ह्यूमन यूज के लिए उसको लाइसेंस मिला है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की है। बिल्कुल। जी। अभी अभी कुछ दिन पहले मॉडर्ना एक कंपनी है अमेरिका की, उसका हमारे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट है उसके साथ हुआ है। उसका ऑलमोस्ट वो उस स्टेज में क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 कहते हैं, वो पूरा हो गया है। तो वो हो सकता है अगले 2-3 महीने में वो दवाइयाँ ह्यूमन यूज के लिए आ जाएं। हमारे देश में जो अपनी भारत बायोटेक जो कंपनी बना रही है आईसीएमआर के सहयोग से, वो लगभग 3-4 महीने में उसका भी, तो अगले साल तक दिसंबर जनवरी, इस साल के दिसंबर या अगले साल जनवरी तक अगर किसी तरह से हम इस आउटब्रेक को, एपिडेमिक को हम डिले कर सकें, तो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी। तो हमको इसको 5-6 महीने किसी न किसी तरीके से डिले करना ही होगा। जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो प्रतीक जी, आपने जो सुना है वो गलत नहीं है, अर्ध सत्य है, वो पूरा भी सच नहीं है। हम दरअसल डिले करने का समय ढूंढ रहे हैं इसको, जिससे कि हम नए तरीके, मेडिसिनल जो अप्रोच है हमारा, वैक्सीनेशन और तमाम चीज़ें, उनकी तरफ हम बढ़ सकें। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हमने देखी है कोरोना को लेकर कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिथ से भी इसको लेकर जुड़ती हैं और हमें परेशान भी करती हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे कंप्लीटली इससे अपना बचाव कर सकें। इम्यूनिटी बेहतर रखना
ठीक तरीके से खान पान को व्यवस्थित रखना, मुंह को कवर रखना, मास्क अच्छे गुणवत्ता का 3 लेयर्ड मास्क रखना, और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाएं जो कोरोना से हमारा बचाव बहुत क्योंकि जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, आप चिकित्सक हैं, पुलिस है, आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हैं, इनको रोज़ अपने काम पर आना ही आना है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि देखिए इम्यूनिटी और आपकी ये तो देखा गया है कि लगभग 60 ईयर्स से जो यंगर हैं, उनमें कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर इम्यूनिटी होती है, और वो अगर उनको कोई और डिजीज़ नहीं है, जैसे डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कार्डियक डिजीज़ नहीं है, तो जी। उनमें ऑटोमेटिकली हम जो नेचर ने हमको इतनी इम्यूनिटी दी है कि हम इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ सकें। लेकिन इन केस जब कोई कंडीशन इस तरह की आ जाती है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो किस तरह से अपनी इम्यूनिटी इजाज़त को दें तो हम बेटर 2 कर सकें। कॉलर्स ले लेते हैं, फिर मैं जी, आपका जी, जवाब बिल्कुल। इस पर चाहूँगा। अरविंद जी हैं भोपाल से, और एक नाम और है, मैं उनका नाम भी जान लेता हूँ। हेलो। करीम छिंदवाड़ा से हैं और अरविंद जी भोपाल से हैं। पहले अरविंद जी बहुत संक्षेप में आपका सवाल हम दोनों ले लेंगे, सैयद साहब का भी सवाल ले लेंगे, और अरविंद जी बोलिए। सर मैं कह रहा था, सुबह जैसे मॉर्निंग अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सुबह यदि हम लोग 5:15 साढ़े 5 बजे घूमने जाते हैं और मास्क लगा के घूमने जाते हैं तो कोरोना से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ चलिए, यही है ना अरविंद जी, यही सवाल है ना? हाँ कि सुबह घूमने जाने को रिस्क है क्या? सुबह 5:30 बजे कोरोना में मास्क लगा के जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सैयद साहब आप छिंदवाड़ा से पूछ लीजिए सवाल अपना संक्षेप में। जी देवरी साहब नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सब। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कोविड-19 वायरस के संबंध में शासन और जनता दोनों गंभीर नहीं देखे जा रहे, सिवाय मेडिकल स्टाफ के। क्या कोरोना नहीं रुकने का ये भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल है सर, और अगर आपने शायद पहला हाफ इस कार्यक्रम का देखा हो तो डॉक्टर सरमन सिंह साहब ने यही बात कही है कि शादियां, बर्थडे और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कार्यकर्ता नेता इन्वॉल्व रहे हैं, यही वजह है कि अनेक नेता मध्य प्रदेश में जो दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी कांग्रेस, उसके कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो करीम साहब आपका जवाब तो ये है। अरविंद जी का जवाब है डॉक्टर साहब देंगे कि 5:30 बजे सुबह मास्क लगाकर सैर करने में जोखिम है सर? बिल्कुल जोखिम नहीं है, 3 लेयर मास्क लगा करके आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन N95 मास्क लगा के वॉक पे मत जाएं, बिकॉज जो पर्पज है वॉक करने का वो शुद्ध एयर लेने का है, आपका होता है। तो N95 जो होता है उसमें उतना लंग की कैपेसिटी पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो वो प्रीफरेबल नहीं है। N95 हम शुरू से कह रहे हैं और हर डॉक्टर ने बार बार कहा है कि N95 हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, उन्हीं के लिए 3 लेयर मास्क लगाइए और सुबह बिल्कुल घूमने जाइए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, और बहुत अच्छा रहेगा वो तो। डॉक्टर साहब अभी दिल्ली में बड़ी चर्चा रही थी कि जो सीरो टेस्ट हुआ है, सीरो टेस्ट में 23% ऑफ पॉपुलेशन जो है दिल्ली की, वो पाया गया कि वो कोरोना संक्रमित हुई है, यानी रिमेनिंग 77% के आसपास पॉपुलेशन है जो अभी तक इससे मुक्त है। दूसरा एक और दावा सामने आया थायरोकेयर के सीईओ की तरफ से कि भारत में अब तक 23 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। दावा है ये, मैं नहीं कहता इसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि उसको बहुत तवज्जो नहीं मिली है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें ज़रा समझाइए। सीरो टेस्ट क्या होता है, और क्या सीरो टेस्ट जिस स्टेज में कोरोना भारत में, मध्य प्रदेश में है, हमें अपनी पॉपुलेशन का सीरो टेस्ट कराना चाहिए? और थायरोकेयर का जो दावा है कि 23 करोड़ भारतीय संक्रमित हो चुके हैं। देखिए, थायरोकेयर वालों का तो वो एस्टिमेट है, उन पे तो मैं प्राइवेट लैब है तो उस पर मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट दिल्ली का जो डाटा है वो ऑफिशियल डाटा है, आईसीएमआर से वैलिडेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उस पर मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा। ये बिल्कुल सही है कि जब उन्होंने सीरो सर्वे किया, सीरो सर्वे में ये होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन वायरस का या बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, और एंटीबॉडी मीन्स फाइट करने के लिए उसको, और जब एंटीबॉडी बनती है तो एंटीबॉडी अगर आप बॉडी में किसी के देख लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें वो इन्फेक्शन हुआ और उसने फाइट आउट कर दिया, मीन्स उसको विन कर लिया। इन्फेक्शन आया और इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उन्होंने मार दिया, लेकिन हम जो है इम्यून हो गए, आगे के लिए हम उसको तैयार हैं, मीन्स हमारे सिपाहियों ने उसको मार दिया। तो उस तरह से ये देखा गया कि लगभग क्वार्टर ऑफ द पेशेंट जो टेस्ट किए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने टेस्ट किए उसमें से 23% में एंटीबॉडी पॉजिटिव निकली। उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनमें सिम्टम थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनमें कोई सिम्टम नहीं था, लगभग अराउंड 10% ऐसे थे जिनमें कोई सिम्टम भी नहीं था।
तो 13% ऐसे थे जो सिम्टोमेटिक थे और 10% ऐसे थे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, लगभग 70% ऐसे थे जिनमें अभी एंटीबॉडी नहीं बनी है। मींस वो या तो टेस्ट नहीं किए गए या फिर टेस्ट करने के बाद जो किए गए उनमें एंटीबॉडी मिली नहीं। तो ये जो 70% है ये अभी भी वल्नरेबल है। मींस अगर इनको इन्फेक्शन हुआ तो ये दोबारा से कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसमें आपको बताना हम ये जरूर चाहेंगे कि जैसे हमारे दुर्भाग्य से हमारे लगभग 150 से ज्यादा डॉक्टर्स की इसमें जान चली गई है। तो उनके लिए पहले तो हम श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन हमारे पास डेली वो अपडेट आता है IMA के जो करता रहता है, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी डोज अगर मिलेगी तो उसमें आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगे। लेकिन किसी को बहुत डोज मिल गई, कम से कम इसके 1000 वायरसेस किसी की सांस में आने चाहिए। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि इन्फेक्शन करने के लिए, इसीलिए हम कहते हैं कि छींक और जब जोर से बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, तो उसके सामने जो भी लोग होंगे तो उनको इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांस है। बात करते समय भी लगभग 200 वायरसेस हमारे हर एक बात से हर सेकंड निकलते हैं, तो वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। सांस लेते समय भी हमारे लगभग 100 से कम निकलते हैं वायरसेस, सांस नॉर्मल सांस लेते समय, तो वहां भी उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो इतना इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं डिस्टेंस बहुत जरूरी है कि जो हम लेंगे, और मास्क लगाना नाक पे जो हम देखते हैं बहुत सारे लोग मुंह पर लगाते हैं, गले में लटकाते हैं हार की तरह से, लेकिन नाक पर नहीं लगाते हैं। तो मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि नाक और मुंह दोनों पे मास्क लगाइए और तभी आपका बचाव हो सकता है। अदरवाइज आडंबर मत कीजिए कि आपने मास्क लगाया और बार बार उतारते हैं, उसको टच भी मत कीजिए। और एक बार लगा लिए तो जो भी आपका जो पर्पज है, जहां गए हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसको उतारिए मत। बिल्कुल, आपने बहुत 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ सर। भोपाल से राजू शर्मा जी हैं, बड़वानी से निकेतन जी हैं। राजू जी, पहले आप अपना सवाल जल्दी से बोल दीजिए, फिर निकेतन जी बोल देंगे, फिर हम डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे। राजू जी बोलिए। जी शरद जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा कहना ये है कि एम्स भोपाल में एक सौगात है, और एम्स को कोविड सेंटर नहीं बनाते हुए एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को कोविड सेंटर क्यों बनाया गया? जबकि सर ये सवाल मुझे लगता है कि थोड़ा किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं डॉक्टर साहब पे छोड़ता हूँ, इट इज़ अप टू डॉक्टर सरबन सिंह की, अगर वो जवाब देना चाहें। और कोई सवाल राजू जी? और दूसरा ये कि चलो छोड़िए, इसके जवाब दीजिए सर, ये बहुत चलिए निकेतन जी आप पूछिए सवाल अपना। जी निकेतन जी। निकेतन जी आप लाइन पे हैं? चलिए, लगता है वो लाइन पे नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? नहीं, देखिए इसका बिल्कुल सही कहा, ये पॉलिटिकल इसका जवाब है और मैं इसमें कोई पॉलिटिकल जवाब नहीं देना चाहूंगा। बट हम लोग भी शायद इनको पता नहीं कि हम भी कोरोना हॉस्पिटल है। हम सारे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के लिए हम मेंटरिंग इंस्टीट्यूट हैं। सारे जितने भी स्टेट में जितने भी कोरोना हॉस्पिटल, उनकी मेंटरिंग हम ही कर रहे हैं। मीन्स उनकी हमारी गाइडेंस और हमारा सुपरविजन है सारे स्टेट का। तो हम सारे स्टेट को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो हम सुपरवाइजरी कैपेसिटी में, हमारा कोविड हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ आज की डेट में भी 155 लोग भर्ती हैं यहाँ पर, और लगभग 500 से ज्यादा भर्ती होके ठीक होके जा चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी पर मैं आता हूँ। आप मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सबको मार्गदर्शन देता है, हॉस्पिटल्स को, चिकित्सकों को, कि हाउ टू ट्रीट कोरोना। ये मुझे बताइए कि बहुत आरंभ में हम, हालांकि WHO से हमारा थोड़ा सा मत भिन्नता रही, बहुत आरंभ में ये माना गया कि HCQS हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये मेडिसिन जो है ये बतौर प्रिवेंशन भी दी जा सकती है, वो स्टाफ, मेडिकल स्टाफ या और स्टाफ जो एक्सपोज होता है कोरोना को लेकर। अब हालांकि WHO कह रहा है कि HCQS ज़रूरी नहीं है। भारत में भी कई हॉस्पिटल्स में HCQS पेशेंट्स को दी गई। इसके बारे में आपकी क्या राय है? और अभी हमने बीच में ये भी देखा कि सोराइसिस के लिए जो मेडिसिन है वो गंभीर पेशेंट्स के लिए बड़ी उपयोगी मानी गई, और एंटीवायरल जो मेडिसिन है, रेमडेसिविर और उस सीरीज़ की जो मेडिसिन है, तो भारत में अभी हम क्या ट्रीट कर रहे हैं कोरोना पेशेंट को, खासतौर से उन पेशेंट्स को जिनके लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच चुका है? जी, ये मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SCQ की जब बात करें तो देखिए WHO का कई बार फ्लिप फ्लॉप रहा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो कई बार जो WHO ने जो कहा उसमें भी 2 बातें थी। एक था जो लैंसेट का और NEJM में जो पेपर आए, फिर बाद में उनको रिट्रैक्ट करना पड़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि SCQ 2 जगह यूज होती है। एक होती है प्रोफाइलैक्सिस के लिए, मींस प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरी यूज की गई ट्रीट करने के लिए।
तो जो ट्रीट करने के लिए की गई थी उसमें डोज बहुत ज्यादा है उसकी, ग्राम्स में है। और उसमें देखा गया कि नेचुरली जब मोर देन 800 मिलीग्राम पर डे और सुबह शाम देते हैं तो उससे बहुत साइड इफेक्ट हुए। हार्ट में जो एक वेव होती है वो उसका चलना बंद हुआ, इफेक्ट हुआ और उससे डेथ ज्यादा हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी इसको ट्रीटमेंट के लिए कभी एडवाइज नहीं किया था। ये अच्छी बात है, शुरू से ही इसको प्रोफाइलैक्सिस के यूज किया गया था और हम भी ले रहे हैं इसको। तो वो 7 वीक्स की लेनी होती है, बहुत एक बार गोली लेनी होती है, एक 7 दिन में एक। तो वो प्रोफाइलैक्सिस के लिए बहुत कम डोज है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये मोर देन 50 ईयर्स से यूज हो रही है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो प्रोफाइलैक्सिस जिसको कहते हैं प्रिवेंशन के लिए आज भी यूज हो रही है, हमारी गाइडलाइन में है, ICMR की गाइडलाइन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में है। लेकिन थेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में ये यूज नहीं हो रही है, एडवाइस नहीं है। बहुत स्पष्ट कर दूं, ये आपने बहुत बड़ा जवाब दिया है। तो मैं दर्शकों को, व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये सिर्फ निदान के लिए, रोकथाम के लिए है, उपचार के लिए नहीं है। वो स्टाफ जो कोरोना के ट्रीटमेंट से जुड़ा है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, वो कोरोना पेशेंट्स के बीच में जाता है, वो ले सकते हैं और उनके लिए कम डोज है। जैसा हमने पहले सुना था डॉक्टर साहब कि आप इसको एक दिन में जब शुरू करते हैं तो सुबह और शाम ले सकते हैं और उसके बाद आप एक सप्ताह में 6 सप्ताह तक एक गोली आपको लेनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल वही इससे जी, इससे आप रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डेली नहीं लेना है, उपचार के लिए बिल्कुल नहीं लेना है। जो सर रेमडेसिविर या सोराइसिस के लिए जो मेडिसिन आई हैं, जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, लगभग देखा जाए तो अभी बहुत सारे लोग, अभी हम एक BC पे थे तो बॉम्बे में लगभग 22 कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन कोई उनमें से अप्रूव्ड नहीं है सभी। इसमें हो क्या रहा है कि कोरोना में अनफॉर्चुनेटली जब क्रिटिकली सिक मरीज हो जाता है, इसमें सबसे बड़ी पैथोलॉजी ये होती है कि लंग्स में जाकर के लंग्स में खून के थक्के जम जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें जो होता है, निमोनिया जब हो जाती है तो वो सबसे क्रिटिकल है और उस समय ऑक्सीजन मरीज के लिए देना सबसे अच्छा इलाज है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। और उसके अलावा बिकॉज इसमें रिएक्शन होता है, बहुत सारे साइटोकाइंस स्टॉर्म जिसको कहते हैं, तो उसमें जो डेक्सामेथासोन जो आप लोगों ने शायद सुना होगा, लोगों ने पढ़ा होगा कि जो UK में हुई और वो सारी इंडिया में भी हो रही, तो डेक्सामेथासोन जो स्टीरॉयड होता है उसको देते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। और एक दवाई होती है जो इंटरल्यूकिन 6 होती है, उसको सप्रेस करने के लिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगती है, तो उसको टोसिलिजिमैब जो होती है दवाई उसको देते हैं। तो ये तो हो गई सप्रेस करने के लिए, जो उसमें रिएक्शन हो रहा है, जो पैथोलॉजी हो रही है उसके लिए। रेमडेसिविर जो एंटीवायरल है, जो वायरस को मारती है, दूसरी दवाएं मारती नहीं है बट जो शरीर की रिएक्शन है उसको कम करती हैं। तो उसमें जो थक्के जमते हैं उसके लिए एस्प्रिन भी देनी होती है, और कई बार हम जो उसके जो प्लाज्मा डिजोल्व करने की दवाइयां हैं, जो प्लाज्मिनोजिन होती है, जो थक्का जमता है उसको, फाइब्रोसिस, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है, तो उसको देते हैं जब क्रिटिकल पेशेंट होता है। क्रिटिकल पेशेंट जब शुरू में इसमें ऑक्सीजन एंड स्टीरॉयड 2 दवाइयां हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं और उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ती है। रेमडेसिविर जब से आई है, कॉमन मीडिया में जब से आई, तो हर आदमी की एक वो भी हो गई है, हर डॉक्टर देना चाहता है, बट बहुत सारे लोग में इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमने शायद आप देखेंगे कि लगभग हमने 300 से ज्यादा लोगों का जो क्रिटिकल, मतलब जो मॉडरेट होते हैं, क्रिटिकल नहीं थे लेकिन बहुत सिम्टोमेटिक भी, बहुत एसिम्टोमेटिक भी नहीं थे बट सिम्टोमेटिक थे, तो उनमें से हमको जरूरत नहीं पड़ी है, 2-4 लोगों को जरूरत पड़ी है। तो रेमडेसिविर का इसीलिए ब्लैकमेलिंग इतनी ज्यादा हो गई। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि 40-50 हजार तक की डोज हो गई। तो ये अनफॉर्चुनेट है, इस पे गवर्नमेंट बहुत इस पे एक्शन भी ले रही है, बहुत सारे जो कालाबाजारी जो कर रहे थे उनको पकड़ा भी है। तो हर डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें, और इसमें ये अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट डॉक्टर बहुत सारा उसमें भी नेक्सस है, मैं नहीं ज्यादा कहना चाहूंगा, बट हर मरीज को रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब की जरूरत नहीं है, कुछ ही लोगों को जरूरत है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। 2 कॉलर्स हैं, मैं चाहूँगा एक भोपाल से हैं, अपना परिचय, अपना नाम बताकर सवाल जल्दी से पूछें, और एक और कॉलर हैं, दोनों से पहले भोपाल से मैं सवाल लेता हूँ, फिर सीहोर से लूँगा। जी, अपना परिचय देकर सवाल करिए। जी भोपाल से बोलिए संदीप जी, बोलिए। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार, मैं ओम सिंह बघेल बोल रहा हूँ। जी अच्छा सर बोलिए ना, क्यों इतना समय लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। बोलिए। सर नमस्कार, संदीप पटेल बोल रहा था। सर मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था
कि अभी कुछ लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, मतलब वो बढ़िया तरीके से स्वस्थ घूम रहे हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्हें कोविड केयर सेंटर भर्ती कराया गया। सर क्या कुछ लोगों को कोरोना होकर भी अपने आप सही हो रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा था सर। चलिए एक और सवाल जो है, अगर वो लाइन पे हो तो वो भी सवाल पूछ लें। जी सर नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, मैं लीवर की दवाई खा रहा हूँ। हाँ। तो लीवर की दवाई खाने से कोरोना का मान लो कोई इफेक्ट मेरे ऊपर, इसमें इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो क्या मैं वो दवाई बंद करूं या कंटिन्यू रखूं? आपको क्या जॉन्डिस है या क्रॉनिक लिवर पेशेंट है? नहीं सर, मेरे लीवर में फैट है, सूजन है लीवर में। मैं लद्दाख में था, आर्मी के हूँ, तो क्या है मैं लद्दाख में सूजन आ गई थी ज्यादा। जब से मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मैं 3 साल से मैं जवाब लेता हूँ। पहले तो आपको भी प्रणाम है, आप आर्मी से हैं, क्या शुभ नाम आपका? होम सिंह बघेल। होम सिंह बघेल। होम सिंह बघेल। 2 सवाल हैं। संदीप जी जानना चाहते थे एसिम्प्टोमेटिक के बारे में, और हमारे ये सेना से जो साथी रहे हैं ये लिवर फैट की वजह से कोरोना को लेकर आशंकित हैं कि क्या कोई कठिनाई हो सकती है? डॉक्टर साहब जी। संदीप जी आपका बिल्कुल सही सवाल है कि बहुत सारे मरीज टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है लेकिन कोई सिम्टम नहीं होगा। और जैसा आपने कहा कि वो घूमते हैं, घूमना नहीं चाहिए। अगर पॉजिटिव आ जाते हैं और वो उनको हो सकता है, इम्यूनिटी अगर नॉर्मल है, एडल्ट हैं, अच्छी फिजिक है उनकी, और कोई दूसरा उनमें कोई कोमॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं वो नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक रह सकते हैं, लेकिन वो दूसरे को इन्फेक्शन ना करें, इसलिए होम क्वारंटाइन किया गया है। ये जरूरी नहीं कि वो अगर सिम्टम नहीं है तो वो कोरोना केयर में जाएं या नहीं भी जाएं। अगर उनके पास अच्छा घर है, एक ड्राइंग रूम अलग है, तो उसको बेडरूम बना लें। बेडरूम जिनके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम जरूरी है। ये बेडरूम अगर विद लैट्रिन बाथरूम अगर डेडिकेटेड है तो उन लोगों को एडवाइजेबल ये होता है कि वो 10 दिन, कम से कम 10 दिन होम क्वारंटाइन रहें। अब 14 दिन वाला नहीं रहा है, 10 दिन वाला है। 10 दिन तक होम क्वारंटाइन करें, अपने घर में ही रहें, बाहर नहीं निकलें, ये बहुत जरूरी है। और वो उनको कोई सिम्टम अगर नहीं आता है तो 10 दिन के बाद वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार आता है, तो उनको फिर कोरोना हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, कोरोना केयर हॉस्पिटल। दूसरा रहा होम सिंह जी का जो सवाल था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये लिवर की जितनी डिजीजें होती हैं ये भी कोमॉर्बिडिटी में आती हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्रिकॉशन ज्यादा लेना पड़ेगा। नॉर्मल आदमी से ज्यादा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर इन्फेक्शन हो गया खुदा न खास्ता तो आपको रिस्क ज्यादा है। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। कोशिश कीजिए कि कोरोना काल में आप कम से कम बाहर जाएं और अपने आप को अंदर ही रखें, घर में रखें, और किसी से इस तरह के लोगों से आप कांटेक्ट ना करें। जी चलिए 2 कॉलर और हैं डॉक्टर साहब। पवन जी इंदौर से हैं और एक उमरिया से हमारे साथी हैं। पहले पवन जी इंदौर से हैं आप? उमरिया से सर। उमरिया से, पहले आप उमरिया से पूछ लीजिए, फिर इंदौर से मैं अपने साथी की तरफ रुख करूंगा। पूछिए पवन जी। सर नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। बिल्कुल सर पूछिए। सर मेरा सवाल ये था कि आजकल कोरोना को लेकर इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा चल रहा है। कोई कह रहा है कि आप विटामिन सी कंज्यूम करो, कोई कह रहा है कि आप विटामिन डी कंज्यूम करो। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हमको कंज्यूम करने चाहिए सप्लीमेंट? चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंदौर से अनुराग जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी जल्दी से सवाल कर लीजिए। सर जैसा कि पैंडेमिक में बहुत ज्यादा लोग पैनिक हैं और छोटी सी भी सर्दी खांसी होती है तो बड़े पैनिक हो जाते हैं। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे घर में ऑक्सीमीटर रख रखा है और अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 90+ है, या कि जो सांस होल्ड कर पा रहे हैं 30 सेकंड तक, क्या ये लोग बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि साहब उनको कोरोना नहीं है या नहीं? आपने ऑक्सीमीटर रखा हुआ है घर में? जी घर पे रखा हुआ है। जी डॉक्टर साहब मैं आता दोनों सवाल। जी पहले क्वेश्चन का जो हम सवाल देंगे, इन्होंने जो कहा था जो उनका क्वेश्चन था कि जो क्या क्वेश्चन था जी विटामिन सी विटामिन डी सप्लीमेंट्स का था उनका, सप्लीमेंट्स का था, बहुत सारे सप्लीमेंट। ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये कई बार तो प्लेसिबो की तरह काम करते हैं, कुछ वाकई काम करते हैं। विटामिन सी देखा गया, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं उनमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया। लेकिन जिंक भी बताया गया है, विटामिन सी, विटामिन डी, ऑल दीज सारे हैं। तो आप अगर विटामिन बी ले रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी वजह से, लेने की वजह से आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएंगे। कई बार ये साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं तो उनसे होता है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया है कि इसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन नहीं है आपका। तो प्रोटेक्टिव मेजर आप विटामिन सी या विटामिन डी ले रहे हैं और आप प्रोटेक्शन करके नहीं जाएंगे तो आपको प्रोटेक्शन नहीं होने वाला है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें और अपनी हैंड हाइजीन को रखें। ये 3 फंडामेंटल और बेसिक जो प्रिकॉशन है उनको रखिए। आपकी इम्यूनिटी नॉर्मली जो नॉर्मल खाना खाते हैं, हाई प्रोटीन का खाना, उससे सफिशिएंट हो जाती है। आम आदमी में उससे अलावा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको खुदा न खास्ता कोई कोमॉर्बिडिटी है, आपको एनीमिया है, कोई ब्लड डिजीज है, तो उनको इस तरह से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। तो पहले क्वेश्चन का तो ये सवाल है। दूसरा जो क्वेश्चन कहा इन्होंने, इंदौर से जो क्वेश्चन था, ये अच्छी बात है कि इनके घर में ऑक्सीमीटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने 2 चीजें कहीं, उसमें शायद मैंने एक आपके क्वेश्चन में एक चीज मैं समझ पाया जो शायद मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको, कि आपने कहा कि ऐसे लोगों को खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। इग्नोर मत कीजिए प्लीज। खांसी जुकाम बुखार हो सकता है कि वो कोरोना हो, बिना टेस्ट के ऑक्सीजन डॉक्टर साहब कितना होना चाहिए? 90 से ऊपर है तो ठीक है ये ऑक्सीजन। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। पहली बात तो इनका, बिकॉज ये भ्रम अगर है इनको कि खांसी जुकाम हो गया है और ऑक्सीजन इनकी, मैं उस पर कितनी होनी चाहिए उस पर मैं बाद में आऊंगा। इतनी है और इतनी नहीं है उस पर, तो ये जरूरी नहीं कि वो कोरोना नहीं है, वो कोरोना भी हो सकता है। और फिर अगर खांसी जुकाम, वो कभी भी किसी भी आगे की स्टेज में पहुंच सकता है। दूसरी चीज, आपने ऑक्सीमीटर तो रखा है, लेकिन आपको शायद आपने पढ़ा नहीं उसके विषय में। आप 90% ऑक्सीजन बता रहे हैं, ये बहुत गलत है। 90% बहुत ठीक नहीं होता है। 94 एंड अबव होना चाहिए। तो 94 से नीचे है अगर ऑक्सीमीटर में अगर आ रही है, तो ये आपको वार्निंग साइन है। तो आप मुगालते में ना रहें कि 90% ठीक होती है। 90% आइडियल खांसी जुकाम बुखार है। अगर किसी मरीज को टेस्ट नहीं कराया उसने और उसका ऑक्सीमीटर से 90% आ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसको एडवाइज करूंगा कि आप जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, अगर सर्दी जुकाम बुखार अगर है और किसी के पास ऑक्सीमीटर है और अगर उसको साइनस भी है या उसको एक रूटीन सर्दी जुकाम भी है, तो क्या इसमें भी, साइनस में, सर्दी जुकाम में, इसमें भी क्या ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है? 94 से नीचे जाता है? बिल्कुल जा सकता है, साइनस में जा सकता है, बिकॉज कई बार जो उसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें जा सकता है। जी जी जी, हाँ, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना। इसको इग्नोर नहीं करना है। हमारे साथ देखा है कि कोरोना में भी यही इसी तरह के सिम्टम होते हैं। खांसी जुकाम, थोड़ा सा मैलेस होती है, कई बार लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जी, 2 दर्शक हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब इस समय, एक रायपुर से और एक पेंड्रा से। जी, पहले रायपुर से मैं सवाल लेता हूं, अपने नाम के साथ नाम बताते हुए सवाल कर लीजिए जल्दी से। जी हाँ, हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मैं अजय यादव बोल रहा हूँ। जी बोलिए यादव साहब। सर, कोरोना जो व्यक्ति रहता है इफेक्टेड, जी, उसको मच्छर काटने से, दूसरे व्यक्ति से मच्छर काटने से इसका फैलाव होता है? अरे यादव जी, कहाँ कंफ्यूजन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बता देंगे आपको। जी बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल। किसी मक्खी से या किसी मॉस्किटो से इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, सौभाग्य से। सौभाग्य से, बिल्कुल। पेंड्रा से आप अपना नाम बताते हुए सवाल कर लीजिए। बाबर साहब है मेरे ख्याल से। जी बोलिए। बाबर शर्मा नाम है सर मेरा। मैं गौरेला पेंड्रा जिला मरवाही से बोल रहा हूँ, पेंड्रा रोड का रहने वाला हूँ। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे ग्रामीण लोग बाहर से काम कर करके, मजदूर वर्ग जो यहाँ आए हुए, हमारा क्षेत्र ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र है, तो चारों तरफ ही अभी जंगल झाड़ी का एरिया ही है सर पूरा। जो सर्दी खांसी जुकाम भी क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, या आमतौर से इस सीजन की एक बीमारी ही ऐसी आती है? तो इसमें हम क्या समझे सर? आजकल तो सर्दी खांसी बुखार तो नॉर्मल रहते ही है, बरसात का सीजन है। तो डॉक्टर साहब जवाब देंगे आपको। जी जी, ये बिल्कुल सही है। खांसी जुकाम बुखार ये रह सकता है, लेकिन अगर उसमें कोई और तकलीफ नहीं है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, ऑक्सीमीटर किसी के पास, आपके पास तो नहीं होगा गांव के माहौल में, तो अगर सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है और अगर कोरोना टेस्ट करने की सुविधा नहीं है, तो आप अपने घर में थोड़ा सा कांटेक्ट दूसरे लोगों से कम कर दें। ये प्रिकॉशनरी है। अगर कोरोना नहीं भी है तो भी, बिकॉज जुकाम ये भी वायरसेस से होता है। जुकाम खांसी जो होती है वो भी दूसरे वायरसेस से होती है, कोरोना वायरस नहीं होता, लेकिन वो भी दूसरे वायरसेस से होता है। तो कांटेक्ट में आप कम से कम आएंगे तो अच्छा है। लेकिन अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है, बुखार बहुत जरूरी है। अगर बुखार भी है और खांसी जुकाम हो रहा है और आपने कहा जैसे लेबर है, बाहर से आए हैं, तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है, इसके लिए चिंता का एक कारण हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि अगर उसको, मरीज को या जो भी आदमी है, उसको सांस लेने में कोई भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है, तो जरूर हॉस्पिटल जाएं और कोरोना टेस्ट कराएं।
डॉक्टर साहब, आपका वक्त बड़ा कीमती है, तो मैं ये 2-3-4 मिनट के भीतर इस बातचीत को समाप्त करूँगा। एक सवाल जो मेरे मन में है कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिसको लेकर मेरा पूर्व नियोजित नहीं है मिलना, पहले से तय नहीं था, पॉलिटिशियन भी हो सकता है इसमें, कोई पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी हो सकता है, कोई चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ भी हो सकता है, और मुझे ये भी आशंका हो सकती है कि ये व्यक्ति चूँकि बहुत सघन रूप से बाहर निकलते हैं और कोरोना प्रभावित लोगों के बीच में भी रहते हैं, तो ये कोरोना के असर में भी हो सकते हैं। तो मैं कितनी दूरी उनसे बना कर रखूँ? अगर मुझे आशंका है कि इस व्यक्ति के अंदर कोरोना का वायरस शायद हो सकता है, ईश्वर ना करे लेकिन हो सकता है, तो मैं 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट मास्क लगा के रखूँ। और अगर मुझे मिलना, मेरा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है कि मुझे मिलना ही है उनसे, तो मिलने के बाद और मिलने के पहले मैं क्या प्रिकॉशंस रखूँ? देखिए, ये बिल्कुल सही है। पहले तो हम कहेंगे कि प्रिकॉशनरी कोशिश कीजिए। जैसे आपके यहाँ से भी कई बार आया कि हम स्टूडियो में आए, दूर वाले भी कई बार स्टूडियो में कहते हैं कोशिश कीजिए। कोरोना ने बहुत कुछ समाज को बदल दिया और बदल जाएगा परमानेंटली। तो कोशिश यही करें कि फिजिकली कम से कम मिलना हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन से बात करें। लेकिन जैसे बिल्कुल अगर जरूरी ही हो जाए तो मिलने के लिए कम से कम 2 मीटर। उसमें होता क्या है कि अगर किसी को ड्रॉपलेट जो होते हैं, मास्क दोनों पे होना चाहिए। आप इंसिस्ट कीजिए कि जो भी आ रहे हैं आपके ऑफिस में मिलने के लिए, उनसे बाहरी ऑफिस से बाहर आप रिक्वेस्ट मोड में कहें कि आप प्लीज मास्क पहन लें, और मास्क पहन के ही रहें अंदर और आप भी मास्क पहन लें। दोनों लोग, हम भी अगर कभी हमको होना होता है तो हम ऑफिस के बाहर ही उनसे कहते हैं कि आप प्लीज मास्क पहन के जाएं अंदर। और उनको हमने वो लगाया हुआ है सारे ऑफिस में। एडवाइस करूंगा कि सैनिटाइजर जो फुट ड्रिवन जो होता है, पैर से जो चलने वाला होता है, कोशिश करें। नहीं तो आप अपने किसी आदमी की ड्यूटी लगा दीजिए कि वो आपको, सब गवर्नर साहब को भी देखा होगा राजस्थान के, वो भी दे रहे थे उनको, गहलोत साहब को। तो उस तरह से कोशिश करें कि हैंड हाइजीन करके अंदर आएं, और कम से कम जो चेयर एक दूसरे के फ्रंट में रखें, कम से कम 6 फीट की दूरी बहुत जरूरी है। अगर कोशिश करें कि अगर बहुत जरूरी ना हो, हमने ये किया है और हम सबको एडवाइस करते हैं कि जो कन्वेंशनल हमारा चाय नाश्ता होता था वो ना करें। बिकॉज अक्सर जो होता है ये होता है कि खाते समय और पानी पीते समय, चाय पीते समय मुंह तो खोलेगा आदमी, तो उस समय बहुत चांसेस होते हैं। और जब चाय पीते हैं तो आप ड्रॉपलेट भी थोड़ा सा निकलते हैं। तो कोशिश करें कि गला जब गीला हो जाता है तो उसमें ज्यादा ड्रॉपलेट निकलते हैं। कोशिश करें, बातचीत करें, बातचीत करने के बाद हाथ जोड़ करके कहें कि साहब चाय और पानी आजकल हम नहीं ऑफर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं सबसे कहूंगा कि सभी लोग इसमें बुरा नहीं माने। हम तो सबसे ये कहते हैं कि कृपया इसमें हमें माफ करें। बड़े बड़े डिग्नेटरी भी आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई हम चाय और पानी नहीं पिलाएंगे आपको, बाहर से पानी पी के आए। लेकिन मीटिंग रूम में हम पानी भी नहीं देते हैं और ना हम चाय पिलाते हैं। तो ये मैं आपसे कहूँगा, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। इम्पोर्टेंट है सर, बहुत इम्पोर्टेंट आपने संदेश दिया। और मैं फिर आप सबके सामने, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के व्यूअर्स के सामने ये दोहरा रहा हूँ, भूल जाइए कुछ दिनों के लिए शिष्टाचार को, क्योंकि क्षमा जब हम मांग रहे हैं तो शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। मत ऑफर करिए चाय, पानी, नाश्ता, क्योंकि अगर आपने किसी से घर कोई आ गया है या आप किसी के घर गए हैं तो आप कोरोना को आमंत्रण तब दे देते हैं और अधिक जब आप चाय, पानी, नाश्ते, ब्रेकफास्ट या डिनर, लंच की तरफ चले जाते हैं। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपने हमें दिए। 2 दर्शक लेकर हम इस बातचीत को समाप्त करेंगे। एक भोपाल से हैं और एक टीकमगढ़ से। पहले भोपाल से मैं सवाल लेता हूं, अपने नाम के साथ सवाल करिए संक्षेप में। जी, हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं युगल रघुवंशी भोपाल से बोल रहा हूँ। बोलिए जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि सामान्यतः जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है वो जांच होने के 1 या 2 या 3 दिन बाद आती है। तो उससे ऐसे व्यक्ति से संक्रमण कितने दिन पहले फैलने की संभावना रहेगी? जिस दिन उसकी रिपोर्ट आई उससे कितने दिन पहले तक के कांटेक्ट हिस्ट्री देखी जाएगी? मतलब हम टेस्ट कितने दिन बाद कराएं? अगर कोई किसी व्यक्ति के हम संपर्क में रहे हैं तो अगर वो संक्रमित हो गया है तो हमें संक्रमण कितने, हमें क्या तुरंत करा लेना चाहिए या रुक के कराना चाहिए? नहीं, इसके अलावा नहीं, इनका मैं समझ गया। अब इन्फेक्शियस कितने दिन पहले हो जाता है, ये मतलब है। ये बिल्कुल आपकी ये वेरी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, क्योंकि इनका प्रश्न ये है कि जिस दिन वो टेस्ट कराएगा, यूजुअली टेस्ट कराने 2 तरह से आते हैं मरीज। एक तो वो आते हैं जो कॉन्टेक्ट वाले हैं और एक वो आते हैं जो सिम्टोमेटिक हो गए। तो युगल जी का क्वेश्चन सेकंड सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
कांटेक्ट में जो आया उसका तो कांटेक्ट ट्रेसिंग में आप करते हैं, सिम्टोमेटिक है कि नहीं है उसका तो कर ही लेते हैं। लेकिन दूसरी सिचुएशन जब होती है जबकि उसको सिम्टम आए, तो उनका क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जिस दिन सिम्टम आए उससे क्या पहले भी इन्फेक्शियस हो जाएगा? यस, उससे लगभग सिम्टम आते हैं 2-3 दिन लग जाते हैं। जो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 5 दिन है। यूजुअली जो सिम्टम देखे गए हैं, अगर अच्छी इम्यूनिटी है तो 5 दिन भी लग सकते हैं, अदरवाइज 2 दिन तो लगते हैं। तो आप ये जब भी आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब हम करते हैं तो ये करते हैं कि जब भी कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है, जिस दिन टेस्ट कराया, तो उससे 5 दिन पहले तक की हम हिस्ट्री निकालते हैं, जो मिनिमम है। आइडियली तो 10 दिन की करते हैं, बट 5 दिन तो डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि 2 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। तो जिस दिन वो सिम्टोमेटिक हुआ है उससे 5 दिन पहले तक अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो आपको भी अपना क्वारंटीन करनी पड़ेगी और टेस्ट भी कराना पड़ेगा अगर सिम्टोमेटिक हो जाता है। जी टीकमगढ़ से हम सवाल ले लेते हैं, नाम के साथ सवाल पूछ लें जल्दी से। जी पूछिए। सर मैं टीकमगढ़ से अरविंद पटेरिया बोल रहा। बोलिए। जी सर, हम टीचर हैं और हमारा कोविड सेंटर पर हम हमारे 2 मित्र हैं, विजय रावत जी और नसीम खान जी, हम लोगों की कोविड सेंटर पर ड्यूटी लगी है सर। तो प्रिकॉशन के तौर पर सर जैसा बोल रहे थे अभी के हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQS जी जी जी, जी। तो उसको आप क्या ले सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल मौजूद सवाल है आपका डॉक्टर साहब। जी जी, वही क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन तो नहीं था ना? तो आप SCQ लेना चाहिए आपको, ये गाइडलाइंस में है ICMR की और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में है। आपको लेना चाहिए प्रिवेंटिव तौर पर। मतलब डॉक्टर साहब जो कोविड सेंटर में पदस्थ हैं या जिनको ऐसा लगता है कि वो कोविड संक्रमित लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, वो बतौर प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन ये उपचार नहीं है, निदान की रोकथाम उपचार नहीं है। जब बीमार हो जाएंगे डॉक्टर को नहीं है, डॉक्टर के लिए सलाह नहीं है कि डॉक्टर उसके इलाज के लिए दें, लेकिन डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे प्रिवेंशन के लिए, प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं उसके लिए ये। लेकिन आपको बहुत जरूरी आपको बताना चाहेंगे कि आप कोविड सेंटर में लगे हुए हैं तो आप जो कपड़े पहनते होंगे जिसको PP कहते हैं, उसको पहनना और उसको उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता आपकी कहाँ किस जगह पर ड्यूटी लगी है, लेकिन अगर आपको PP पहन के जाते हैं तो आपको उतारते समय बहुत ध्यान रखना है अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोज बहुत सारे हैं, वीडियो प्लीज देख लीजिए, बिकॉज ज्यादातर इन्फेक्शन हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में, जो केयर गिवर जिनको कहते हैं, उनमें जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो PP उतारते समय हो रहे हैं। तो आप जरूर वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो आपको अवेलेबल यूट्यूब पे मिल जाएंगे, प्लीज जरूर देख लीजिए, बिकॉज डॉफिंग कहते हैं उसको, उस समय मैक्सिमम इन्फेक्शन होते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। वो सारे साथी जो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं कोविड सेंटर्स में जिनकी पोस्टिंग है, आप जो PPE किट पहन रहे हैं उसको पहनना और उतारना ये सीखना है हमें। और इसको सीखने के लिए अगर आप महसूस करते हैं तो आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप देखिए कि किस तरह से YouTube में जाके कैसे उतारा जाता है, क्योंकि उतारते समय आपके इन्फेक्टेड होने की आशंका काफ़ी अधिक हो जाती है। डॉक्टर साहब कंक्लूड कर रहा हूँ, एक इमिनेंट मेडिकल एक्सपर्ट के नाते, जिनका करीब करीब 3 दशक से ज़्यादा का मेडिकल अनुभव है, अब तक जो आपने 4-5 महीनों में कोरोना पेशेंट्स को देखा है, मैं इसमें कटिंग अक्रॉस दी मेडिकल ट्रीटमेंट में बात कर रहा हूँ, आपने और क्या देखा है कि इम्यूनिटी लेवल बेहतर करने के लिए सकारात्मकता, किस तरह से हम पॉजिटिव थॉट्स को लेकर चलें, या कुछ ऐसी चीज़ें जो वैकल्पिक मेडिसिन हैं, हमारे पास हर्ब्स हैं, अदरक है, हमारे पास जिंजर है, काली मिर्च है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या कुछ आपने फील किया है क्या जो मेडिकेशन नहीं है? मेडिकेशन तो वही होगा जो आप सजेस्ट करेंगे, लेकिन हम सपोर्ट सिस्टम क्या रखें, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखें, क्या करें उसके लिए? देखिए, मैं मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रोल बताना चाहूँगा कि उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और ये देखिए, आपने ऐसा टॉपिक, इस पे हम बहुत बोल सकते हैं। साइकोलॉजिकल कोरोना ने दुनिया की साइकोलॉजी पर बहुत इफेक्ट डाला, और ये आज की डेट में नहीं, इसके परिणाम जो होंगे दशकों तक मिलेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ इस पर फिल्में भी बनेंगी, नॉवेल्स भी लिखे जाएंगे। किसी माँ ने अपने बेटे को खोया, किसी बेटे ने अपनी माँ को खोया, वो उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। तो बहुत कुछ साइकोलॉजिकल, इसमें साइकोलॉजिकल जो स्केयरनेस या जो डर है वो बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए इसका साइकोलॉजिकली, अभी हमारे यहाँ भी एक पत्रकार हैं, वो इतने डरे हुए हैं, हमने उनको पूरी सांत्वना दी और कहा कि आप डरिए नहीं, बिकॉज साइकोलॉजिकली अगर आप डर गए तो उससे कई बार हमारी साइटोकाइंस जो होती हैं निकलती हैं।
साइटोकाइन निकलती हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जो साइटोकाइन नेगेटिव हैं, जो नुकसान करती हैं, वो निकलती हैं। तो अपने आप को कंपोज रखें और अपने आप को संयम में रखें, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जहां तक हर्ब्स की है, मैं किसी चीज को मना नहीं करूंगा, बिकॉज ये खाने के ही पार्ट हैं। आप मसाले खाइए, अच्छी चीजें खाइए, लेकिन इनका कितना प्रभाव होता है रोकने में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट यस, इम्यूनिटी अपने शरीर की क्षमता, उसको बहुत जरूरी है। हाई प्रोटीन डाइट, शुगर कम लेना चाहिए, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो वेजिटेबल से आते हैं, और बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं, पत्ते वाली चीजें हैं, गाजर है, उस तरह की चीजों से लें। नट्स लें जो बहुत अच्छे होते हैं, मसाले लें, तुलसी लें, अश्वगंधा, इनका भी लोगों ने बताया, लेकिन कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। तो कोई रैंडम क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कितने इफेक्टिव हैं। बट यस, ऑफ कोर्स लोगों का कहना है कितना साइकोलॉजिकल इनका इफेक्ट होता है या कितना वास्तव में होता है, लेकिन इनसे लेने से कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए मना नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, और इस बातचीत को समाप्त करते हुए बहुत ही शानदार ये पूरी चर्चा रही है आपसे चर्चा क्रम में, और कितने इनलाइटेंड हैं आप, कितनी जानकारियां हैं आपके पास। और आज हमारे ही नहीं, खुद मेरे मन में कई शंकाएं थीं कोरोना को लेकर, जिनको आपने दूर किया है, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लाखों व्यूअर्स तक ये मैसेज भी पहुंचा है कि कोरोना को हराया जा सकता है, बशर्ते हम पूरी ताकत से लड़ें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखें, और अगर हमारे शरीर में कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तब हम और सतर्क हो जाएं, अपना और ध्यान रखें। और HCQS को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि ये सिर्फ निदान के लिए है, प्रोफाइलेसिस के लिए है, ये और किसी उपचार की मेडिसिन नहीं है, और भारत सरकार ने भी इसको सजेस्ट नहीं किया है। कोरोना को लेकर शायद हमारे पास नया साल एक नई अच्छी खबर लेकर आए, ऐसा भी डॉक्टर साहब का कहना है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि आपको अपना बचाव करना है। आज अगर हम कोरोना को बढ़ता देख रहे हैं तो कोई और जिम्मेदार नहीं है, हमारी शादियां उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, हमारी चुनावी रैलियां उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, हमारी बर्थडे पार्टीज़ उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और लॉकडाउन में जो कोरोना की चेन हमने तोड़ी थी उसके हमारा अति आत्मविश्वास जो निकल कर सामने आया वो ज़िम्मेदार है। हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन पूरी तरह तैयार हैं, निजी हॉस्पिटल्स तैयार हैं। चिंता बिल्कुल मत करिए, लड़िए, कोरोना हारेगा ज़रूर। सर, मैं बहुत आत्मीयता से आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।